May I come in, sir? Please take seat. Thank you, sir. Okay. खेतदान चरण, Yes, sir. तो आप हिंदी में देंगे ना इंटरव्यू? Yes, हाँ sir. जी, हाँ। तो आप राजस्थान बाड़मेर से हैं, Yes, sir. तो ये बाड़मेर ज़िला के बारे में थोड़ा बताइए, क्या यहाँ पे क्या होता है, क्या इकॉनमी है, कोई प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट? यस सर। जो सर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है वो पश्चिमी राजस्थान का भाग है। यहाँ पे गर्म मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ की जो मेन इंडस्ट्री है वो कोल इंडस्ट्री और हस्तकुटीर उद्योग है वो विकसित है। और अभी रिफाइनरी इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है सर इस सेक्टर में। और टूरिस्ट ऑफ प्लेस देखा जाए तो एक नाकोड़ा जी जैन मंदिर है, वो वहाँ पे काफ़ी स्थल है जो जैन प्रसिद्ध है। इसके अलावा जसोल माता का रानी भटियाणी जी का मंदिर है, वो प्रसिद्ध स्थल है सर। तो ये जो आपके पिताजी एग्रीकल्चर में हैं, यस सर। और बताओ जरा राजस्थान में एग्रीकल्चर का क्या शेयर है टोटल, और क्या मेन क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर की? यस सर। जो सर राजस्थान की जीडीपी में एग्रीकल्चर का पार्ट है वो 26% के समथिंग है, जिसमें बाजरा सरसों में राजस्थान टॉप प्रोडक्शन पे इंडिया के लेवल पे टॉप प्रोडक्शन कर रहा है। और जो पश्चिमी राजस्थान की थोड़ा कृषिगत समस्या हैं वो अधिक देखी जाती है मरुस्थलीय जलवायु के कारण। देखिए पहले जैसे राजस्थान की जो क्रॉप्स हैं, बाजरा, ज्वार, ये सब मिलेट्स जिन्हें कहते हैं, यस सर। तो पहले तो वो जैसे भी थी पॉपुलर थी, फिर सारा लोग फोकस वीट और राइस पे हो गया। यस। अब दोबारा से ये मिलेट्स के ऊपर फोकस हो रहा है और गवर्नमेंट ने स्पेशल अभियान भी चलाया है। तो आपका क्या व्यू है, ये मिलेट्स क्या है, क्या इसकी खूबी क्या है मिलेट्स की? यस सर। जो सर मिलेट्स है वो मोटा अनाज है बेसिकली, और इसमें जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कम होता है, जो शुगर की समस्या को कम करता है। इन्फ्लेशन है वो इसमें कम होता है, और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है। और जो इसका मेन बेनिफिट है कि जो बाड़मेर या पश्चिमी मरुस्थल की जलवायु है वो इसके लिए अनुकूल है। तो इनडायरेक्ट वे में मोटे अनाज को प्रमोट करना राजस्थान की कृषिगत समस्याओं को कृषिगत समस्याओं को कम करेगा सर। तो अभी क्या ऐसा राजस्थान में हुआ है कि लोग ज़्यादा इनको उगाने लगे हैं? पहले कम लोगों ने शिफ्ट करना की कोशिश की थी, क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है, दोबारा से लोग मिलेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जी सर। जोधपुर और जैसलमेर के कुछ एरिया हैं जहाँ पे सिंचाई की सुविधा काफ़ी उपलब्ध हो गई थी, तो वहाँ पे गेहूं के और चने की तरफ लोग आकर्षित हुए थे। लेकिन अब जो इंदिरा गांधी और नर्मदा की नहर की सुविधाएं हुई है, तो उसके बाद मिलेट्स की तरफ वापस बढ़ने लगे, जिसमें बाजरा को प्रमोट किया जा रहा है, ग्वार को और उनको प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, बट जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स तो पहले भी राजस्थान में होते थे जब इरीगेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इरीगेशन की वजह से मिलेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वैल्यू मिलती है। सर अब जो मिलेट्स का है वो वैल्यू इंक्रीज हुई है सर, उस कारण वापस इसकी तरफ आ रहा है सर। राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत पॉपुलर है। यस सर। तो क्या है कि हर आदमी कहता है कि भाई महाराजा टाइप की फीलिंग हो, वेडिंग हो, तो आपका क्या व्यू है, ये ठीक चीज़ है? आपको लगता है अच्छा है राजस्थान के लिए? जी सर श्योर, ये राजस्थान के लिए अच्छा है सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आप खो खो के टीम कैप्टन रहे हैं, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है? एशियन गेम्स में खेला जाता है, कब स्टार्ट हुआ एशियन गेम्स में, और इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है खो खो में? जी सर। जो खो खो है वो एशियन गेम्स में 2016 से ऐड हुआ है। 2016, 19 इनमें दोनों वर्षों में इंडिया चैंपियन रहा है। बांग्लादेश को फाइनल में इंडिया ने हराया है, जहां बाला साहब पोकड़े थे वो भारतीय पुरुष टीम के कप्तान थे, और महिला टीम की कप्तान थी वो नसीर शेख थी। तो दोनों में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में भारत विजेता रहा है एशियन गेम्स में। जी स्वागत है आपका थैंक यू साहब। आप हिंदी साहित्य के यस सर। विद्यार्थी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी के अलावा किसी और भाषा में भी लिखा है? जी सर, मैं क्लियर तो नहीं कह पाऊँगा, पर इसमें जो हिंदी साहित्य में उन्होंने उर्दू के कुछ शब्दों को जोड़ा है, उर्दू की शायरियों को हिंदी साहित्य में जोड़ा है। कभी किसी और भाषा में लिखा है, नहीं लिखा है, ये नहीं मालूम आपको? सॉरी सर, मैं इस बारे में फिक्स। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद
की जो रचनाएं हैं वो आज के समय में कितनी प्रासंगिक है? यस सर, जो मुंशी जी ने कहानियाँ उपन्यास लिखे हैं वो आज के समय में उतने ही प्रासंगिक दिखते हैं जो उस समय दिखते थे। उनके गोदान में जो कृषि की सामान्य किसान की समस्या दिखाई जाती है वो आज भी दिखाई देती है सर। और उनके गोदान में जो दुनिया के विधवा की समस्या दिखाई देती है वो आज भी भारतीय समाज में विधवाओं की समस्या के रूप में दिखाई देते हैं। और हालांकि कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे सामंती व्यवस्था के, तो वो तत्व ज़रूर सर कम हुए हैं। अच्छा, ये जो छायावाद के कवि हैं उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आते हैं। यस और उनकी काफ़ी ज़्यादा रचनाएं ऐसी हैं जो छायावाद जैसी नहीं दिखती है, तो उनको वे छायावादी कवि को बोलते हैं। यस सर, निराला जी के बारे में सर जो कहा जाता है कि वो समय के अनुसार विषय का चयन करते थे और उनके अनुसार कविता की रचना करते थे। निराला जी ने कुकुरमुत्ता जैसी कविता प्रगतिवादी में भी लिखी। पर छायावाद में जो तत्व है उनकी जो मुख्य है छायावाद की जो विशेषता है कि स्वतंत्रता होती है लेखन की, तो वो उनमें ज़रूर पाई जाती है। वो किसी भी यांत्रिकता में बंधे, वैचारिक यांत्रिकता कहते हैं जिसको, उसमें बंधे नहीं रहे। उनकी जो शिल्प शैली है उसके आधार पर छायावादी का। अच्छा, एक और विषय भी लेके जाते हैं। ये हमारे संसद में एक बिल पेश हुआ है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट। यस सर। ये वक्फ बोर्ड कब बना और ये इसको अमेंड करने की ज़रूरत क्या है? क्या कमियां लग रही है सरकार को? तो और जो अपोजिशन है वो किस ग्राउंड्स के ऊपर है? सर, वक्फ बोर्ड की स्थापना 1991 में हुई। वक्फ बोर्ड की? यस सर। आर यू श्योर? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मैं गलत हूँ। चलिए वो छोड़ दीजिए, बाकी बातें बताइए। आप कब शुरू हुई थी वो छोड़ दीजिए। अब वक्फ बोर्ड में क्या उसके प्रावधान है, किस लिए बनाया गया था वो, और उसमें क्या कमियां ऐसे लग रही हैं जो परिवर्तन सरकार करना चाह रही है? सॉरी सर, मेरा इसके बारे में मैंने पढ़ नहीं पाया अभी तक। आप पढ़ नहीं पाए? ओके, आप ये बताइए, ये जो एक और बिल है वन नेशन वन इलेक्शन। यस सर। और ये कुछ विदेश वो जो लोग हैं इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, यस सर। विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार है। आप ये मानते हैं कि संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार है ये? जी सर, जो अपोजिशन विरोध कर रहे हैं छोटी पार्टियां की, वो जो इलेक्शन होंगे वो एक ही फेस के आधार पर लड़े जाएंगे, फेडरलिज्म के इशू बता रहे हैं। पर सर इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो फेडरल के इशू थोड़े कम हैं सर। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर फेडरल पहले इशू कब तक हमारे देश में एक इलेक्शन हुआ करते थे? किसी समय तक हुआ करते थे? यस सर, जो पहले इलेक्शन हुआ करते थे वो वन नेशन वन इलेक्शन किस साल तक हो? 1969 तक सर। तो फिर तब तो संघीय ढांचे के कोई इशू कोई था नहीं मुद्दा। अभी आज संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं लोग। जी सर, अभी जो मेन समस्या आ रही है कि उसके बाद जो विधानसभाओं के इलेक्शन हुए वो अलग अलग हुए, तो अभी उन्हें विखंडित करना पड़ेगा, उस आधार पर ये इश्यू क्रिएट किए जा रहे हैं। अच्छा, एक सिंपल बात बताइए, यदि संसद जब भंग होती है तो संसद में कुछ बिल पड़े होते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, उन बिलों की स्थिति क्या रहती है फिर भंग होने के बाद? यस सर, यदि बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो वो बिल यथावत रहता है, भंग नहीं होता। ओके। और यदि लोकसभा उसको बिल को पास नहीं करती है तो उस स्थिति में वो बिल भंग हो जाता है सर। अच्छा, तो यदि वहाँ पर पास हो गया, राज्यसभा में पड़ा है तो फिर? और यदि लोकसभा ने सर उस पर कोई अनुमति नहीं दी है तो सर वो बिल भंग हो जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंचा है, लोकसभा ने अनुमति दे दी, राज्यसभा के पास पड़ा है। राज्यसभा में जो बिल पड़े हैं उनकी स्थिति क्या होगी? जो पड़े हैं पेंडिंग है राज्यसभा के पास, उनकी स्थिति क्या रहेगी? सर वो भी भंग हो जाएंगे यदि प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचे। भंग हो जाएंगे? यस। थोड़ा और इसके ऊपर पढ़िए। यस सर। ठीक है, मैं ट्राई। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसके बिल भंग नहीं होते। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, खेतदान, क्या इसका आपका नाम क्या खेतदान है? यस सर। अच्छा, इंटरेस्टिंग नाम है। थैंक यू ये पचपदरा का क्या मतलब हुआ? सर। वहाँ पे पचपदरा का जो मुख्य अर्थ बताया जाता है कि जो पचपदरा झील है उसके आधार पे रखा गया, जहाँ 5 नदियाँ मिलती थी किसी समय में, ऐसा बताया जाता है। और संभारा? सांबरा सर उसके एक पास गांव है जो लेक मतलब के क्या है सांभरा का? नमक सर मुख्य। अच्छा, और अकादली बख्शीराम?
अकादली का क्या मतलब हुआ? सर जो इसका उच्चारण है सही वो आकड़ली नाम कहा जाता है। आकड़ली का एक जो पश्चिमी राजस्थान की एक मुख्य वृक्ष है आखड़ा जिसको कहा जाता है, उसकी संख्या अधिक थी तो सामान्यतः प्राचीन समय में ऐसे नाम रख दिए जाते थे गांव के किसी सिंबल के आधार। आपको खो खो का शौक है? यस सर। तो खो खो का ग्राउंड कितना बड़ा होता है? सर जो परंपरागत खो खो ग्राउंड है वो 27/16 का होता है सर। अच्छा। और जो अभी अल्टीमेट खो खो करके एक लीग चल रही है जिसमें इसकी साइज़ छोटी कर दी गई है जो 24x16 का सर। ओके। और उसमें कुछ खंबे लगे होते हैं? यस सर, दोनों साइड पोल लगे होते हैं जिसके बाद में डेड मीटर की लॉबी होती है सर, जहाँ प्लेयर रेडर और दोनों फ्री मूवमेंट के लिए होते हैं सर। तो पोल्स के बीच में कितना दूरी होती है? सर यदि बात करें तो डेड और डेड मीटर निकाल दे तो 24 का होता है जिसमें 8 प्लेयर बैठे होते हैं और एक प्लेयर रेड दे रहा होता है सर। दोनों साइड से 1.5 निकालेंगे ना? हाँ। तो 24 बच जाएगा बीच में। हाँ 24 सर। 24 मीटर दूर दोनों खंबे होंगे। और खंबे की ऊंचाई कितनी होती है? सर यही 1.5 मीटर के समथिंग होती है सर। कितना मोटा होना चाहिए खंबा? सर इसकी मोटाई में सही से अनुमान नहीं लगा पाऊंगा सर कि 1 मीटर। तो खो खो का आज कोई उत्सव है? सर जो खो खो वर्ल्ड कप है आज से 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में इंडिया में ही शुरू हो रहा है, दिल्ली में सर। हाँ। आपने दानिश को 9वां चॉइस क्यों दिया? आपने ग्रुप ए सर्विस से ऊपर चॉइस दे दिया दानिश को? यस सर, जो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहता है कि ग्राउंड वर्किंग करूं, मैं लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में काम करूं, तो मेरा यही सामान्य इंटरेस्ट रहा है कि मैं ऐसी सर्विस को ऊपर बढ़ूं सर। तो क्या आपको खेती का शौक है? थोड़ा सा 1 एकड़ खेती में कितना धन अर्जित होता है? कितनी कमाई हो जाती है 1 एकड़ खेती से? सर जो ये खेती की है कमाई की बात है तो उत्पादकता पे डिपेंड करती है कि प्रोडक्टिविटी किस एरिया में कितनी। बटाई पे देते हैं तो 1 एकड़ ज़मीन से कितने पे बटाई पे चली जाती है? हमारे जो उधर है सर वो 1/3 पे दी जाती है। कितने पे? कुछ राशि भी तो होगी। सॉरी सर, राशि का अनुमान नहीं लगा सकता। हमारे उधर जो होता है सर वो प्रोडक्टिविटी की आप 2/3 आप रख लेना, जो उत्पादन होगा उसका 1/3 कोई अगर कहे मैं कैश में लूँगा तो कितना लोगे कैश में? सर यही 4,000 3,000 4,000 4,000 लोगे ना? 3,000। तो आपने 46 एकड़ भूमि में कुल आमदनी सिर्फ 10,000 रुपये दिखाई है साल की। यस सर। तो 4,000 भी लेंगे तो 46 एकड़ का तो कुछ ज़्यादा बननी चाहिए ना? थोड़ा सा ये मतलब तर्कसंगत नहीं लग रहा है। अच्छा जी सर, इसमें ये हुआ था कि इस बार अकाल घोषित किया गया था सर, तो अकाल की वजह से उत्पादन नहीं हो पाया तो आमदनी ज़्यादा नहीं हो पाई सर। ओके। 1 किलो चावल में कितना पानी लगता है? सॉरी सर, आया हूँ। फिर एक अंदाज़ा लगाओ। आप खेती करते हो तो आइडिया तो होना चाहिए। सर यही 20 लीटर के समथिंग होना चाहिए। 20 लीटर? यस सर, हमारे उधर सर चावल की हो नहीं पाती फिक्स अनुमान। अच्छा, गेहूँ में कितना लगता है? सर आया नहीं। 1 किलो चावल में कोई 3,000 लीटर पानी लगता है। गेहूँ में 1,500 लीटर लगता है। तो देख लेना, ठीक है? हाँ जी मलिक साहब। ठीक है सर। खेतदान, खेतदान या खेतदान? खेतदान। खेतदान, इसका भी कोई मतलब है खेतदान से संबंधित कुछ? सर वही सामान्य अर्थ की जमीन दान, भूदान और एक स्थानीय देवता के नाम पे रखा गया है। ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए खेतदान, हमारे कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? हमारे देश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कितने भागों में बांटा गया है? आइडिया है? नहीं सर। ये राजस्थान किस क्लाइमेटिक जोन में आता है? सर राजस्थान जो आता है वो शुष्क क्षेत्र में आता है सर, मरुस्थलीय जलवायु आता है, बट कोई नाम है इस रीजन का? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, बाड़मेर में आप वैसे तो खुश्क क्षेत्र बताते हैं, बाढ़ भी आ जाती है बाड़मेर में तो? यस सर। ये क्या कारण है? दोनों इतनी अपोजिट चीज़ें कैसे हो रही हैं? एक तरफ तो खुश्क ड्राई आप कह रहे हैं बैरन, एक तरफ बाढ़ आ रही है। सर जो राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। सर उसमें 2006 के समथिंग बाढ़ आई थी। उसका मुख्य कारण यह था कि उस वर्षा अधिक हुई थी एक तो, और दूसरा कि जो ज़मीन में है वो जिप्सम की परत पाई जाती है,
इसलिए मृदा आसानी से पानी सोख नहीं पाती थी, इसलिए उस समय बाढ़ आई थी सर। और एक तीसरा बालोतरा में एक लूणी नदी प्रवाहित होती है जो बाड़मेर का पार्ट है। वहाँ बाढ़ आने का मुख्य कारण है कि वो समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो उसकी बहुत कम है सर। तो ये मुख्य 3 कारण अभी दिखते तो बारिश अच्छी होती है राजस्थान में, आजकल तो सुनने में आया कि बारिश का काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। आपका क्या व्यू है, बारिश की कमी रहती है अभी भी? जी सर, अभी जो जलवायु परिवर्तन के कारण है वो बारिश की मात्रा अधिक देखी जाती है, लेकिन जो अधिक मात्रा है वो पूर्वी राजस्थान में अधिक है। पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से अधिक है, पर इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते कि बाढ़ की संभावना हो अभी। तो खेती पे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर बारिश अच्छी हो रही है तो फसल कुछ बेहतर हो रही होंगी बारिश। जी सर, राजस्थान का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी 252 लाख टन प्रोडक्शन होता है सर। आप एक चीज़ बताइए, बाड़मेर भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। जैसलमेर में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बाड़मेर में क्यों नहीं टूरिज्म को हम डेवलप कर पाए उस लेवल पे जिस लेवल पे जैसलमेर? वहाँ भी डेजर्ट है, दिखाने को डेजर्ट यहाँ भी दिखा सकते थे, ऐसा वहाँ यहाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा? सर, जो डेजर्ट को टूरिज्म में कन्वर्ट करने की मुख्य बात है वो जोधपुर में जैसलमेर में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया, और जो बसों का परिवहन है वो आसानी से जैसलमेर में था। इसके अलावा जो बाड़मेर में थे इनकी कमियां देखी गई। और दूसरा जो था, बाड़मेर ने कोल इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश की। जो प्रशासन था वो इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा कार्य करने लगा, तो शायद कहीं ना कहीं टूरिज्म में पीछे रह गए सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये न्यूक्लियर टेस्ट हुए हमारे यहाँ, कितनी बार हुए अभी तक? सर 2 बार न्यूक्लियर तो टेस्ट। दोनों बार कहाँ हुए हैं? सर ये जैसलमेर के पोखरण में हुए थे तो सर। ये पोखरण में ही क्यों किए गए? वहाँ समुद्र में भी किए जा सकते थे और किसी राज्य में भी किए जा सकते थे, पोखरण को ही क्यों चुना गया इस काम के लिए? सर जो पोखरण है वो पठारी क्षेत्र का भाग है एक, जहाँ पे हमादा टाइप के मृदा पाई जाती है, और इस कारण शायद सर वहाँ किया गया। थोड़ा पढ़ लीजिए। और पहला जो टेस्ट हुआ था कब हुआ था? 1998 में सर। वो तो दूसरा हुआ था, 90 पहले वाला फर्स्ट पोखरण सॉरी 74 में हुआ था। 70। तो उसमें और 98 वाले में क्या फ़र्क था? दोनों में हमने कुछ नई क्या फ़र्क किया? कुछ दुनिया को नया संदेश दिया या वही ऐसे ही टेस्ट करके? सॉरी सर इसका। अच्छा, चलिए ये बताइए, आर्टिकल 19 के बारे में आप क्या जानते हैं? सर जो आर्टिकल 9 है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है सर, जिसमें फ़ोन टैपिंग का अधिकार फ़ोन टैपिंग न होने का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता। रहने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें यह भी जोड़ा गया है कि व्यक्ति चुप भी रह सकता है किसी का जवाब ना देना हो तो सर। तो इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है या ये पूरा खुला राइट? इस पर कुछ है, रेस्ट्रिक्शन का स्कोप है? यस सर, जो आर्टिकल 19 है वो सीमित अधिकार दिए गए उसमें, जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता, सदाचार, अपराध उद्दीपन, इस प्रकार के 8 आधार है जिनके आधार पे आप स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। या खेतन यू टोल्ड अस, आपने बताया कि जो है खेत से जो आप रिटर्न लेते हो 1/3 है ना? इस 1/3 रिटर्न के लिए कभी कोई मूवमेंट हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था? हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं आप सर। हाँ, कौन सा मूवमेंट था वो? सर तेभागा आंदोलन हुआ था सर। कहाँ पे हुआ था, क्या मुद्दा था ये? सर ये तेलंगाना के क्षेत्र में हुआ था। तेभागा, आप उसी साल के 2 मूवमेंट को मिक्स कर रहे हैं। तेभागा अलग है, तेलंगाना अलग है। नहीं पढ़ा हुआ है? चलिए ठीक है, ओके। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपने जो है हिंदी ऑप्शन क्यों लिया, हिंदी लिटरेचर क्यों लिया आपने? जी सर, मेरा हिस्ट्री से एमए हो रखा था, उसके बाद मैंने 3 वर्ष तक हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाए रखा, पर सर कुछ मेरे में ही खामियां थी और कुछ इस वजह से मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली जो ऑप्शनल लेने का था वो मार्क्स ओरिएंटेड रीजन था। उसके अलावा सर दूसरा था कि जब मैं ऑप्शनल की हिस्ट्री ऑप्शनल से एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे दोस्त थे जो हिंदी साहित्य से थे, तो वो कंटिन्यूस ऐसे कुछ दोहे और कविताएं बोलते रहते थे। तो सामान्य ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंटरेस्ट जग जाता है, तो मैंने इसी पर्पज से हिंदी लिटरेचर सर ऑप्शनल लिया था। तो पहले आपने हिस्ट्री लिटरेचर ले रखा था, फिर आपने स्विच किया हिंदी लिटरेचर? मतलब हिस्ट्री ले रखा था फिर स्विच किया हिंदी लिटरेचर। चलिए बहुत बढ़िया। एक जो है
एक बच्चों में स्पेशली हिंदी साइड के स्टूडेंट्स में जो है एक सवाल रहता है कि सी सैट जो है जो चल रहा है, ऐसा वो कहते हैं कि हाँ सी सैट उनके लिए फेवरेबल नहीं है। आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? सर जो हिंदी मीडियम से मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं उनका बेसिक जो ह्यूमैनिटीज से आते हैं मैक्सिमम, तो गणित के क्षेत्र में, गणित में उनका थोड़ी समस्या रहती है। पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको सी सेट को हटा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सी सेट आता है वो मैथ आती है वो नॉर्मल लेवल की, और आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए इस लेवल का आपको होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सी सेट एक अच्छा है और इसको विकल्प बनाए रखना चाहिए। बट मैथ के अलावा उसमें इंग्लिश भी तो आती है जो अब थोड़ा सा टफ भी कही जा रही है, ऐसा कहा जाता है कि हाँ जो है टफ है थोड़ी इंग्लिश भी, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ही पूछ रहा है। तो क्या जो हिंदी का स्टूडेंट है वो जो हिंदी में ही पेपर दे रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एडवांटेज नहीं है उसे? जी सर, जो पैसेज की बात करें तो उसमें हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ हिंदी ट्रांसलेशन आता है, तो वो दोनों मीडियम के लिए मैं मानता हूँ कि बराबर है। कि यदि इंग्लिश मीडियम वाले भी कह सकते हैं कि हिंदी में पैसेज आता है वो टफ आता है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप इंग्लिश के करो, और हिंदी मीडियम के लिए ऑप्शन है कि आप हिंदी के करो। तो सर मैं इसको सही मानता हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू खेदन। ओके, थोड़ा सा आपको फीडबैक सेशन yes. देते हैं। पहले तो आपकी यूर वेल ड्रेस्ड अप, थोड़ी सी टाइप की नॉट सेंटरिंग कर सकते हैं, तो बाकी सब अच्छा है। थोड़ा सा तेज बोलते हैं, आई मीन आपकी नॉलेज अच्छी है, बट यू कैन बी ट्राई टू बी लिटिल स्लोअर इफ पॉसिबल। Yes, sir. तो थोड़ा सा और बेटर लगेगा, और थोड़ी सी हाथों की मूवमेंट हो सकती है आपकी, और जैसे आपका आई कांटेक्ट रहता है तो उस मेंबर की तरफ ज़्यादा रहता है, आपको थोड़ा सा आप मूव करते हैं, बट थोड़ी सी आपकी मूवमेंट और हो सकती है, बाकी अच्छा है। अब आपकी इंटरव्यू है 7 फरवरी को, ठीक है, तो अभी है 20-21 दिन है, काफ़ी समय है। तो क्योंकि एक अच्छा मौका मिला है तो पूरे मौके को अच्छे से यूज़ करना है, तो बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो। अगले तो 2 तरीके से अच्छे से मेहनत हो सकती है। एक तो अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अंदर कोई भी जो कीवर्ड्स आते हैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, और उसके जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको करिए, और उसके 2-3 पॉइंट्स बनाइए कि क्या हो सकते हैं। जैसे खो खो के बारे में काफ़ी है कि भाई आपने जवाब भी ठीक दिए हैं, काफ़ी अच्छे, पहले कैंडिडेट के मुकाबले अच्छे जवाब दिए हैं आपने, तो बट और अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी फोकस होता है। करंट अफेयर्स में थोड़े आप वीक हैं, तो अभी काफ़ी इवेंट्स भी होने वाले हैं, ट्रम्प टेक ओवर करेगा, फिर बजट आएगा, जब आपकी इंटरव्यू होगी कुछ दिन पहले ही बजट आया होगा, तो बजट के बारे में आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। टैक्सेशन के ऊपर भी इशूज हो सकते हैं। फिर आपका जो है बैकग्राउंड बड़ा है, पहले साइंस पढ़ी, फिर आपने हिस्ट्री भी पढ़ दी, सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लिया है, तो अब आप इन सबको कैसे जेल करेंगे उसके बारे में भी माइंड में आप क्लैरिटी कर लीजिए। और अभी यहाँ पे तो ज़्यादा हिंदी लिटरेचर के बारे में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, बट बोर्ड में ज़रूर हो सकता है कि जो कि जब आप क्योंकि हिंदी में लेंगे तो थोड़े से लोग हिंदी वाले लोग रखेंगे, तो आपको फिर काफ़ी अच्छे से हिंदी लिटरेचर के बारे में आपको ब्रशअप करना होगा। मेन लेखक हैं, लेखिका हैं, क्या उनकी रचनाएँ हैं, कौन सी आपको अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, तो ये सब है। और फिर कई क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा गेस करने की कोशिश की। साहब ने वाटर कंजम्पशन के बारे में पूछा, गेहूं में क्या होती है, राइस में, तो बिल्कुल ऑफ द मार्क थे। तो द बेटर है कि अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप पहले कह दीजिए सर मुझे नहीं पता है, या भाई इफ़ यू अलाउ मी आई ट्राई टू मेक अ गेस, तो वो आप परमिशन मांग के ऐसे गेस करिए, क्योंकि जब आप वे ऑफ द मार्क हो जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसे उनके भी एक क्वेश्चन में था कि जहाँ आपने गेस करने की कोशिश करी। तो बाकी आपकी तैयारी अच्छी है, आवाज़ में बुलंदी है, बोलते अच्छा हैं, तो थोड़ा सा अपना टाइम को अच्छा से यूज़ करिए। ऐसे करंट अफेयर्स भी जो हैं उनके भी पॉइंट्स नोट करके, जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आते हैं, लिमिटेड से टॉपिक होते हैं, तो उनके 3-3, 4-4 बुलेट्स बनाइए, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मिक्स ना कर पाएँ। कई बार क्या होता है, नॉलेज बहुत होती है, 8-10 पॉइंट आपको याद होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 1 मिनट में जवाब देना होता है, तो आप वो मिस कर जाते हैं, तो उसको प्रायोरिटाइज करके करिए। ठीक है, माई कोलिंग से बस यही है, आप जो गेस कर रहे हो ना ये बहुत गलत है। जैसे पोखरान टेस्ट कब हुआ, हाँ पोखरान, आपने बता दिया 90, मैंने पूछा पहला कब हुआ, आपने कहा 1998, वो 74 में हुआ था।
ऐसे ही आपने उनको जब पूछा वन नेशन वन इलेक्शन कब तक चला, आपने कहा 1969, वो 1967 तक था वक्फ बोर्ड। तो ऐसे आप मारोगे तो उनसे लगेगा कि इनको मालूम नहीं है, फिर भी ये ऐसे ही बोर्ड को टेकन फॉर ए राइड ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। उससे आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि आपके अंदर इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी नहीं है आंसर देने की। नॉलेज है लेकिन इंटेग्रिटी भी बहुत ज़रूरी थी, पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का, क्योंकि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ये आप कितने सच्चाई से बात करते हैं, है ना। तो ये बात बहुत ध्यान रखना, नहीं आता तो मना कर दिए कि सर मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ लूँ, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने गलत मिसगाइड करने की कोशिश की तो उसके नंबर जरूर माइनस में चले जाएंगे। यस, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसके ऊपर खास ध्यान रखिए। बाकी आपका बाल बोलने का और पर्सनैलिटी सब बहुत अच्छा है। नॉलेज को अपने राजस्थान के बारे में थोड़ा बढ़ाइए, ज्ञान और बढ़ा लीजिए, डेप्थ में जो जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमारे बैच में एक ऐसा लड़का था जिसने 9 क्वेश्चंस में यही बोला कि सॉरी सर, आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट, एंड ही गॉट इट ऑल्सो। फिर भी उसका हो गया सिलेक्शन। तो नहीं आता, सिंपली पतली गली से बाहर निकल लो, मुझे नहीं आता, ठीक है ना। फिर वो अगला सवाल पूछ लेंगे। अगर आप 60% श्योर हो तो फिर बोलो मे मेक ए गेस, ठीक है। इसे रैंडम करोगे तो फिर वो उतार देंगे उठा के, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और थोड़ी स्माइल मारो। हाँ, तुम्हारा अच्छा पर्सनैलिटी तगड़ी है तो स्माइल के साथ जमती है, ऐसे नहीं जमती, आई विल ट्राई सर। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू और मेहनत करो, अच्छा 3 हफ्ते हैं। थैंक यू बेस्ट ऑफ थैंक यू।